चलिए आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। दोस्तों ये नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब बार्गेनिंग नहीं भाई। नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है इसका? और इंस्ट्रूमेंट्स यानी कोई ना कोई ऐसा, कोई पेपर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बेसिस पर आप नेगोशिएबिलिटी कर सकें, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नेगोशिएबल, वो पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रांसफरेबल हैं और राइट देते हैं पैसे को कलेक्ट करने का, वो क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल का मतलब क्या बताया मैंने? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट्स कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपको राइट दे पैसा कलेक्ट करने का। केवल 3 तरह के ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों। नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 3 चेक। केवल 3 तरह के आपके क्या होते हैं? ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हैं दोस्तों आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तीन पार्ट जिसके बेसिस पर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं बेसिस पर चलना है, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है जी, ये हैं आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे सिर्फ बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर मैं बिल भी कह दूं तो भी चलेगा। प्रॉमिसरी नोट को प्रो नोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो नोट। ठीक है, और चेक ही है भाई, एक ही नाम है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम B/E लिख सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पर्सन ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पैसा लेना होगा और दूसरे ने इसका पैसा देना होगा। तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज एक व्यक्ति के लिए तो कहलाएगा मेरे भाई बिल्स रिसीवेबल। ठीक है कि नहीं? और दूसरे व्यक्ति के लिए जिसने उसके अगेंस्ट पैसा देना है, उसके लिए कहलाएगा बिल्स पेबल। उसी तरह प्रो नोट में भी एक व्यक्ति ने पैसा लेना होता है और एक ने पैसा देना होता है, बट वो प्रो नोट ही कहलाएगा। ठीक है, इनके बारे में हमने बातचीत करनी है। पहले जरा इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलता हूं। इसको मुझे रब करना पड़ेगा, जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। चैप्टर दोस्तों ये काफी बड़ा है, इसीलिए ना हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उस बेस पर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। राइट, लिख लीजिए इसे।
कर लिया नोट, चलो आगे कर दे रब। अब मैं आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं और हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को उसी तरीके से पढ़ना है। आज से पहले मैंने किसी और चैप्टर के इतने डिविजन्स नहीं बताए और ना ही पहले कभी उसके बारे में इतना आपको बताया कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, बट क्योंकि ये चैप्टर वाकई लेंदी है इसीलिए उसको टुकड़ों में बांटना बहुत ही जरूरी है। हम इसे एक्चुअली 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस पूरे के पूरे एक्ट में सबसे पहले ए पार्ट जो आएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद हम उन्हीं टर्म्स के बीच डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उन्हीं टर्म्स के फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी। टाइप्स को पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये पार्ट ए में आएंगी, ठीक है जी। टर्म्स कौन सी हैं, वो अभी तीनों बताई थी, कौन कौन सी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। अगर हमने इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। अदरवाइज दूसरे मेथड्स कई हैं इसको पढ़ने के और उसमें आपको लगेगा ये पहाड़ जैसा चैप्टर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसके बाद वो होगा प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। अभी आपको केवल नाम याद करने हैं और धीरे धीरे करके हम सबका मीनिंग भी देखेंगे। क्या है ये, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक तो दोस्तों प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, और एक होती है प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट। क्या होती है, प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट। देखो आप सब लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो जानते ही हो, बोलो हाँ या ना। प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल वैसा ही होता है, वो भी थोड़ा बहुत जानते हो, और चेक के बारे में भी जानते हो। ये बताओ क्या हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है कि नहीं, कि लाओ जी लाओ भैया आप पेमेंट दो, टाइम हो गया, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट नहीं किया जाता। समझ आई बात कि नहीं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पेमेंट के लिए तो प्रेजेंट किया ही जाता है, उसे पहले एक्सेप्ट भी करवाना पड़ता है। ये सब बातें हम पढ़ेंगे, मगर आपको मैं डिफरेंस बताने के लिए कह रहा हूं कि बस एक्सेप्टेंस की अगर बात आएगी तो यहां पर हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की। प्रॉमिसरी नोट को और चेक को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छी तरह पढ़ेंगे इसके बारे में, बस फिलहाल ये दोनों चीजें जान लीजिए। क्या मैं ये बात दोबारा बोलूं, एक्सेप्टेंस के लिए केवल किसे दिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, लेकिन पेमेंट के लिए ईच एंड एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये करने के बाद क्या हमेशा पैसा मिल जाता है, बोलो जल्दी फटाफट, क्या हमेशा पैसा मिल जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि पैसा ना मिले। यानी अगर आपका पैसा ना मिला तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो जाना। क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो जाना। तो फिर डिसऑनर से जुड़े हुए हम सारे पार्ट्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज अपने बोलो फटाफट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कॉन्ट्रैक्ट की
परफॉर्मेंस कर देती हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? और भी कई तरीके से डिस्चार्ज होने के। तो यहां पर बिल या प्रॉमिसरी नोट या चेक या वो पार्टीज कैसे डिस्चार्ज होंगी, हमने उस डिस्चार्ज के बारे में पढ़ना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है दोस्तों? एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक बात है कि नहीं? तो हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भले यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ डिस्चार्ज। ये क्या है? डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या डिस्चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टी। ये हम पढ़ेंगे। ये 6 मान लो इसके पार्ट्स हैं। मान के चलेंगे कि भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे 6 चैप्टर्स हैं। तो आपके लिए देखो ये क्या बच्चों का खेल नजर आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, कुछ क्वेश्चंस को डिवाइड कर देते हैं इसके। अब आप कुछ क्वेश्चंस ए पार्ट में लिखना शुरू करिए जो हमने इसमें करने हैं। ठीक है, इसकी लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमारे लिए बाद में ये काम बहुत आसान हो जाए। ठीक है जी। हालांकि ऐसी लिस्ट बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम ये करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की डिमांड ऐसी है कि हमें ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना पहले कई बार ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लिखते हैं। चेक से जुड़े हुए यहां पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम पार्ट 1 में करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों 12 से लेकर 30 तक, 12 to 30, और प्रॉमिसरी नोट, प्रोनोट, इससे भी जुड़े हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉमिसरी नोट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमने करने हैं प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज देखना भूल गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज B/E लिख दिया मैंने। इसके क्वेश्चंस हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से 11 और एक क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद करेंगे। जो इसमें बच जाएगा वो सब एंड में होगा। अगर कोई क्वेश्चन नंबर छूट गया तो आप क्या समझेंगे कि वो पार्ट हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके होते जाएं उस पर टिक लगाते जाएं। राइट? तो प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस अब हम लिखते हैं 44, 45, 46, 43। एंडोर्समेंट के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। फोर्टी 47 से 50 तक, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 से 56, 58 से लेकर 61। ये नोट कर लीजिए। फिर बचा हुआ हिस्सा जो है आफ्टर ई, अब जब ये सब कुछ एंड हो जाएगा ना तो बचे हुए क्वेश्चंस हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसकी भी लिस्ट बना दी जाए।
ये क्या है, एट द एंड ऑफ चैप्टर, ये A to F जितना पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। 31, 32, 33, 34, देन 1, 2, 3, 36, 2 हो गया था, तो 1 और 3 एंड में करेंगे, और एक 62 एंड में करेंगे। अब देखिए कुछ बचा है, आई बिलीव ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया अब सारा। जो बचा हुआ है पोर्शन वो सब एंड में आएगा, 51 और 57 आ गया 10 11। बस ठीक है भाई, जो बच गया वो एंड में करेंगे, टिक लगाते जाना, ठीक है। एक दो चीजें हमने इसमें कट भी करनी है, वो काम की नहीं है, तो उनको छोड़ेंगे भी। ये है दोस्तों स्ट्रक्चर, इस तरीके से लिखना हमारी मजबूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाएं उस हिस्से को टिक करते जाएं, और पार्ट वाइज आपने उस चीज को सीखना है। मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में भी फीड कर लें कि मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट ए क्या पूरा आता है, ठीक है। ये आपके 6 चैप्टर्स मान के चलेंगे आप, छोटे छोटे, बिल्कुल। इज दैट क्लियर? तभी ये समझ में आएगा आपको। चलिए फटाफट से अब बताइए, रब कर दिया जाए, किसी का कुछ बाकी तो नहीं है? अब आप देखोगे कि ये चैप्टर कितनी तेजी से होता चला जाएगा। चलिए ओके, अब आता है हमारा सबसे पहला काम। मुझे ये बताएं आप कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कितना जानते हैं हम? बस 2 ही वर्ड जानते होंगे, बिल्स और एक एक्सचेंज। बाकी सर आप सब बता दो। आइए राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम ये सीखने वाले हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। जिसने आज तक नहीं भी पढ़ा उसे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक है मिस्टर ए जो कि बायर है, उधार पर सामान खरीदना चाहते हैं ये, ठीक है। चलो इसे सेलर बना देते हैं यार, ए को सेलर बना देते हैं। मान लो ये सेलर है और मिस्टर बी इसके पास आए। बी कौन है? बायर। बी ने ए से कहा कि भाई मुझे कुछ सामान उधार पर चाहिए, तो ए ने बी को क्रेडिट सेल कर दी। पहला काम क्या किया? उधार पर सामान बेच दिया। कितने का? मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान उधार पर बेच दिया। ए ने कहा जी कितने महीने बाद पैसा दोगे? बी ने कहा जी 3 महीने का तो क्रेडिट दो कम से कम। ए ने कहा भाई फिर तो 3 महीने का अगर आपको क्रेडिट लेना है तो कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी भी तो होनी चाहिए। बी ने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। ए ने कहा कि मैं एक
आपके ऊपर ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर, और जब मैं कहूंगा आपको, जिस व्यक्ति को कहूंगा उसी व्यक्ति को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप मुझे करोगे पेमेंट, या जिस पर्सन को मैं कहूंगा आप उसी को पेमेंट करोगे। बोलो वादा करते हो? बी ने कहा ठीक है। तो ए ने क्या किया? ए ने कहा कि मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट एक ऑर्डर की तरह है। क्या है ये? एक ऑर्डर की तरह। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। उस ऑर्डर में क्या लिखा है? लिखा है पे मी और टू माई ऑर्डर। या तो तुम मुझे पे करोगे या फिर मेरे बताए गए ऑर्डर पर पे करोगे। जिस व्यक्ति को मैं कहूंगा उसी को पे करोगे। इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज बनाई उसने, 2 कॉपीज, और वो 2 कॉपीज उसने बनाकर किसको भेज दी? बी को भेज दी। ध्यान से सुनना। तो पहला काम क्या हो गया? क्रेडिट सेल हुई। दूसरा काम क्या हुआ? इसने एक ऑर्डर बनाया, और वो ऑर्डर किसको भेज दिया? बी को। बी के पास वो ऑर्डर आया, और बी ने क्या किया? बी ने साइन करके लिखा कि मैं आपके दिए गए इस ऑर्डर को क्या करता हूं? एक्सेप्ट करता हूं। और उसने साइन करके, एक्सेप्ट करके 1 कॉपी अपने पास रख ली, और 1 कॉपी किसको भिजवा दी? बोलो फटाफट। सेलर को भिजवा दी उसने दूसरी कॉपी। अब जो 1 कॉपी इसके पास रह गई, 1 कॉपी जो इसके पास रह गई, इस कॉपी के अगेंस्ट, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी के अगेंस्ट बी को पैसा मिलना है या बी ने पैसा देना है? देना है मेरे भाई। तो फिर ये कॉपी उसके लिए बिल रिसीवेबल कहलाएगी या बिल पेबल? ये कहलाएगी बिल पेबल। और 1 कॉपी जो उसने यहां भिजवा दी, जो इसके पास आ गई, 1 कॉपी इसके पास आ गई कि नहीं आ गई? वो 1 कॉपी इसके लिए क्या कहलाएगी? बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इसने उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा लेना है। तो पहला काम क्रेडिट सेल का हुआ, दूसरा बिल लिखने का, और तीसरा काम किसका हुआ? बिल को एक्सेप्ट करने का। क्या ये बात समझ में आई सबको या नहीं? ये सारा हिस्सा एक ही है, ठीक है, और ये सारा हिस्सा एक ही है। आज इस व्यक्ति के पास, ए के पास क्या आ चुका है? ध्यान से सुनो। अब ये कौन है दोस्तों? क्रेडिटर के डेटर? उधार देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। और उधार लेने वाला कौन? ये होता है दोस्तों डेटर। जिन लोगों ने ना ये पढ़ा हुआ उनको लग रहा होगा अरे सर ये तो दोबारा बता रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन अगर मैं लिखना बंद कर दूं और पूछना शुरू कर दूं ना, सबकी हवाइयां उड़ जाएंगी। ये क्या क्या पूछ लिया? इसमें इतनी सारी टर्म्स हैं कि वो टर्म्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए। इफ यू कैन से टर्म्स इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड, तभी आप इसके लिए कामयाब स्टूडेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए क्रेडिटर कौन होता है? जो बिल लिखता है, वही तो लिखेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कौन दे सकता है? जिसने पैसा लेना हो। बोलो हाँ या ना? तो भाई जिसने ऑर्डर दिया उसने बिल को लिखा, बिल को ड्रॉ किया, तो बिल लिखने वाला और क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। बिल ड्रॉ करने वाला कौन कहलाएगा दोस्तों? बोलो ड्रॉअर। यानी ये क्रेडिटर ड्रॉअर भी है क्योंकि बिल ड्रॉ किया, और जिस पर बिल ड्रॉ किया गया वो कौन हो गया? वो हो गया ड्रॉई। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, 2 ये वाला पोर्शन हो गया, तीसरा एक्सेप्टेंस का हो गया, और अब ये इनकी टर्म्स आ गई। अब क्या होगा? ड्यू डेट पर ए कहां जाएगा? बी के पास जाएगा और क्या बोलेगा? कि लाओ भैया मेरा पैसा निकालो।
और बी या तो पैसा दे देगा या देने से मना कर देगा। दे देगा तो बिल डिस्चार्ज हो जाएगा, और देने से मना कर देगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसऑनर। क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल। क्या ये बात ठीक है? लेकिन क्या ये जरूरी है कि ए ये बिल अपने पास ही रखे? 3 महीने का उसने टाइम दिया था कि 3 महीने बाद में आपको इसकी पेमेंट करूंगा। क्या ये जरूरी है कि 3 महीने तक वो बिल अपने पास ही रखे? या ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बिल किसी और को आगे ट्रांसफर भी कर सकता है, अपना ये राइट किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो मान लीजिए ए ने सी से उधार लिया हुआ था। ए ने सी से उधार, यानी सी कौन है, ए का क्रेडिटर है। यानी ये कौन हो गया दोस्तों, क्रेडिटर ऑफ, बोलो फटाफट, ए। आपकी आवाज आनी चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। साथ साथ बोलिए, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी बोलें। क्या ए ने, बोलो फटाफट, सी से उधार लिया है, तो भाई ए ने सी का पैसा देना है, तो ये कौन है, क्रेडिटर ऑफ ए। और ये कहेगा ए के पास जाके, लाओ भैया मिस्टर ए पैसा निकालो मेरा। ए क्या बोलेगा कि ठीक है सर, कैश वैश तो नहीं है मेरे पास, एक काम करो, मेरे पास क्या है, एक बिल है, मैं ये आपके नाम कर देता हूं और आप ड्यू डेट पर जाकर किससे ले लेना, बी से ले लेना। तो भाई ए ने क्या किया, मिस्टर सी को यही बिल ट्रांसफर कर दिया, जिसे हम कहते हैं एंडोर्स कर देना। तो एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स कर दिया किसको, मिस्टर सी को। आज ये बिल किसके पास आ गया, आज ये बिल पहुंच गया किसके पास, सी के पास। तो जिससे एंडोर्स किया गया वो कौन, एंडोर्स सी। जिसने किया एंडोर्स वो कौन, एंडोर्सर। ठीक है, अब पता लगा जी सी के पास डी पहुंच गया, और डी कौन है, डी है क्रेडिटर ऑफ, अरे बोलो भाई, सी। वेरी गुड। तो अब डी गया सी के पास, लाओ जी मिस्टर सी पैसा निकालो मेरा। सी ने कहा कैश वैश तो नहीं है, ये बिल ले लो, जाकर पैसा किससे ले लेना, बी से ले लेना। तो अब डी ने कहा कोई बात नहीं भाई, दो तो सही, कुछ तो दो। तो उसने ये बिल आगे किसको एंडोर्स कर दिया, डी को एंडोर्स कर दिया। और डी, चलो भाई तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ूं। मान लो कि ई कौन है, क्रेडिटर ऑफ, क्रेडिटर ऑफ डी। अब ई के आगे मत बोलना यार, तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो भाई ये कौन है, ई क्रेडिटर ऑफ डी। अब डी ने क्या किया, बिल किसको एंडोर्स कर दिया, उसने बिल एंडोर्स कर दिया ई को। अब आगे कुछ नहीं हुआ, ई इंतजार करने लगा, इंतजार करने लगा कि भाई कब वो 3 महीने पूरे हों और मैं किसके पास जाऊं, बी के पास जाऊं। और जैसे ही 3 महीने हुए पूरे, वो पहुंचा किसके पास, अटैक कर दिया। अच्छा, तो भाई ऐसा है, 3 महीने जैसे ही पूरे हुए, ई पहुंच गया बी के पास, और बी ने कहा भैया तुम आज क्यों आ गए। उसने कहा क्यों भाई, ये क्या बात है। कहता है भाई ये बिल है, बिल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 3 महीने पूरे होने पर नहीं आओगे आप, मुझे 3 दिन ग्रेस के भी मिलेंगे। तो आप 3 महीने पूरे होने का इंतजार मत करो, ड्यू डेट के आने का इंतजार करो। किसका इंतजार करो, ड्यू डेट के। तो भाई ई ने कहा ठीक है जी, अब तो मैं ड्यू डेट पर ही आऊंगा, 3 दिन ग्रेस के इसमें लिखे हुए, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब ई ने बी के पास जाके इस बिल को क्या किया दोस्तों, प्रेजेंट किया। ई प्रेजेंटेड बिल रिसीवेबल फॉर पेमेंट या एक्सेप्टेंस, पेमेंट। वेरी गुड। अरे यार इसको क्या एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया था, मैंने तो आपसे कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रेजेंट करते हैं। क्या हमने किया था प्रेजेंट, यस। जानते हो कहां किया था, जब सेलर ने वो डॉक्यूमेंट भेजा था कि भाई इसे साइन कर दो, तो वो क्या थी, वो थी प्रेजेंटेड फॉर व्हाट,
वो था प्रेजेंटेड फॉर ACC एक्सेप्टेंस। मान लेना कि ये एक्सेप्टेंस है, ई की पावर लगा देते हैं इसकी, एक्सेप्टेंस हो गया। तो अब नंबरिंग भी कर ली जाए। 3 के बाद यहां पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ, 4 नंबर पे एंडोर्स हो गया पहली बार, फिर 5वें पे दोबारा एंडोर्स हो गया, 6 पे दोबारा एंडोर्स हो गया, 7 पे ये प्रेजेंट हो गया। मान लो ड्यू डेट पर प्रेजेंट हो गया। कब हुआ ये, ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद। इसका भी तरीका पूरा सीखेंगे हम कि 3 दिन कैसे ऐड किए जाते हैं, किसमें ऐड किए जाते हैं, वो सब आएगा। अब भैया बी शरीफ आदमी है तो पैसा दे देगा, और अगर बदमाश आदमी है तो पैसा देने से मना भी कर सकता है। मान लो पैसा दे दिया तो भाई खुशी खुशी ये घर आ जाएगा पैसे लेके, और बी क्या करेगा, बी बिल रिसीवेबल अपने पास रख लेगा, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दोनों को कैंसिल कर देगा और ई को पैसे दे देगा। लेकिन भाई बी तो दबंग आदमी है, पूरा बदमाश, इसने कहा भाग जाए यहां से, कोई पैसा नहीं मिलेगा, और ई को भगा दिया। यानी बी ने डिसऑनर कर दिया भाई, बी डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। पैसा देने से उसने मना कर दिया। ठीक है जी। अब एक बात दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिल को जैसे ही ये डिसऑनर हो जाता है हमें उसकी नोटिंग करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, नोटिंग। नोटेरी पब्लिक के पास जाके उसे अप्रूव करवाना पड़ता है कि देखो भैया ये बिल डिसऑनर हुआ है। इसकी भी डिटेल में हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या सोच लेते हैं कि डिसऑनर हो गया, ई ने बिल की नोटिंग करवा ली। फिलहाल हर पर्सन को मान के चलेंगे कि नोटिंग करवा रहा है, बट लिखेंगे नहीं। वो कब लिखेंगे, आने वाले टाइम में। मान लो कि नोटिंग वोटिंग का जितना काम ड्यू होता है वो सब कर लिया। अब ई पैसा किससे लेने जाए, बताओ फटाफट मुझे। ई भागता भागता पहुंचा किसके पास, डी के पास। लाओ जी मिस्टर डी, ये देखो आपने जो बिल दिया था उसका तो बिल्कुल डिसऑनर हो गया, वो तो पैसा देने से मना कर रहा है। कौन, बी। अब भाई डी क्या करेगा, बताओ फटाफट। डी कहेगा ठीक है भैया ये लो कैश, किसको दे देगा, ई को, और खुद किसके पास पहुंच जाएगा, सी के पास। अब सी भी अगर शरीफ हुआ तो क्या करेगा, डी को पैसे दे देगा, कहेगा जी मैं जाता हूं किसके पास, तो सी फिर किसके पास जाएगा, सी जाएगा दोस्तों ए के पास, और ए उसे पैसे दे देगा, और ए जाके किससे लेगा, बी से। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई पिछली पार्टी मिल ही जाए, बोलो हाँ या ना। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि मिल गया। पता क्या चला, ई गया डी के पास, देखा तो डी तो भैया चल बसा, उसकी हो गई डेथ, और कोई बचा ही नहीं कोई, उसकी प्रॉपर्टी भी सब खत्म। अब ई बताओ किसके पास पहुंचेगा, ई पहुंचा सी के पास, और सी से बोलता है लाओ जी मिस्टर सी मेरा पैसा निकालो। सी कहता भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। कहता है भाई ऐसा है, ये तो पैसा अब तुम्हें देना पड़ेगा। बताइए क्या सी का और ई का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, नो। लेकिन जब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर ई सी के पास क्यों आया, क्या ई ये पैसा सी से क्लेम कर सकता है या नहीं, यस कर सकता है दोस्तों। ई सी से कहेगा भाई मैं, तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं, मैं हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलता है कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, क्या होता वो कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। ये सारी बातें ना ये एबीसीडी नहीं बोलते, ये उनके वकील बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो मान के चलो जिसको नहीं पता, बातें कौन बोल रहा है, उसका वकील बोल रहा है। ठीक है।
तो भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ध्यान रखिए, मैं इसकी फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में। क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? ये ई कौन है? आइए देखें। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति होता है जिसने ये बिल फॉर कंसिडरेशन लिया, फॉर वैल्यू लिया। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? हु होल्ड्स दिस बिल फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू का मतलब वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मैं लिखवा नहीं रहा, ये आपको याद रखनी है लाइन। फॉर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। आइए इसका मतलब देखें जी, वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है। जरा एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि ई टी का क्रेडिटर था, इसका मतलब जरूर ई ने कुछ ना कुछ सामान उधार पर डी को दिया होगा, और उसी सामान के अगेंस्ट ई ने पैसा लेना होगा। यानी इसने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी, और समथिंग इन रिटर्न क्या होता है? कंसिडरेशन। वो किससे लेना था? डी से। तो इसको जो बिल मिला है, जो डी ने इसे बिल एंडोर्स किया है, वो क्यों किया था? क्योंकि जो इसने सामान लिया है इससे, उसकी वो पेमेंट कर सके, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्या बात समझ आई? तो पहली बात तो यह कि ई ने ये पैसा कैसे दिया? ई ने ये बिल कैसे लिया? फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। और ये पैसा उसने लिया इन गुड फेथ। कैसे पैसा लिया उसने? ये इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब, अगर मान लिया जाए बाद में ये पता लगे कि डी ने ये बिल चोरी किया था, हां जी सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन ई को ये बात मालूम ना हो, डी ने बिल चोरी करके ई को दिया था, मगर ये बात ई को मालूम नहीं थी, यानी ई ने ये बिल कैसे लिया था? इन गुड फेथ। ये मान के, विश्वास करके कि ये बिल देने का अधिकार डी के पास था, तभी उसने मुझे ये बिल दिया। तो अगर इसने इन गुड फेथ ये बिल लिया और फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लिया, तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अपनी प्रायर पार्टी से लेने का भी अधिकार होता है। क्या ये बात समझ आई? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या क्या राइट्स है? एक राइट लिखने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए इसे। होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज a right against all the prior parties in case of dishonor. In case of, बोलो फटाफट, डिसऑनर। यानी डिसऑनर के केस में इस होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रायर पार्टी से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो परीज, ओहो, क्या क्या तुम्हें याद आता है पढ़ते वक्त? अगेंस्ट ऑल ये लिखा है दोस्तों, अगेंस्ट ऑल। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है ये? होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज अ राइट अगेंस्ट ऑल द प्रायर पार्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर। अब ध्यान से लाइन सुनना। ई गया डी के पास, डी स्वर्ग से धार गया, मिला नहीं, उसकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं बची, तो गया किसके पास? और पता चला तो भाई सी तो अंडरग्राउंड हो गया, मिल ही नहीं रहा, दुनिया के किस कोने में जाकर छुप गया पता ही नहीं है भाई, करें क्या? अब ई बेचारा कहां जाए? ई भागता भागता पहुंचा किसके पास? ए के पास। लाओ जी मिस्टर ए, पैसा निकालो। ए ने कहा भाई तुम कौन हो? ई क्या बोला? मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। इसने कहा भाई वो कौन होता है? ई ने बोला भाई ये वो पर्सन होता है जो बिल को फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लेता है और इन गुड फेथ लेता है, और इन केस ऑफ डिसऑनर इसके पास
किसी भी प्रायर पार्टी से पैसा लेने का अधिकार होता है। क्या ये बात समझ में आई? यानी इन एनी केस ई को उसका पैसा मिलेगा। अब पता लगा ए इंसॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, और उसका कुछ भी नहीं बचा भाई। मान लिया जाए अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा? क्या अब पैसा देने के लिए कोई व्यक्ति है, बचा हुआ है? तो लॉ इस मिस्टर ई को यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये राइट देता है कि अगर कोई प्रायर पार्टी अवेलेबल नहीं हो